जी स्टूडेंट्स, तो आज हम अपनी आउटलाइन का पांचवा टॉपिक करेंगे। और पांचवें टॉपिक में हमने जो अर्थ एटमॉस्फेयर है और उसके जो प्रेशर्स हैं, प्रेशर जोन्स हैं, उसको हमने स्टडी करना है। और उसकी टॉपिक की आउटलाइन है एन ओवरव्यू ऑफ विंड्स एंड प्रेशर प्रेशर जोन्स। ठीक हो गया। एक तो ये बात इसको लिख लें कि ये जो स्टडी है ना प्रेशर जोन्स की या विंड्स की, इसे क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर आउटलाइन में लिखा हुआ है क्लाइमेटोलॉजी। ठीक है, एक एमसीक्यू तो ये लिख लें कि स्टडी ऑफ विंड्स एंड प्रेशर जोन इज कॉल्ड क्लाइमेटोलॉजी। एक्सक्यूज मी सर, आपकी वॉइस स्लो आ रही है। वॉइस लो, वॉइस क्लियर है? अब क्लियर आ रही है? तो हमारे यहाँ तो क्लियर है। चलो, जिनको इशू था उनको क्लियर आ रही है। चलो बता दीजिएगा ये अगर क्लियर ना हो तो। स्टडी ऑफ winds and pressure zones is called climatology। तो सबसे पहले हमने देखना है कि प्रेशर होता क्या है। प्रेशर हम किसे कहते हैं इनके। एक तो प्रेशर हम पे भी होता है, हमारे माइंड पर भी प्रेशर होते हैं। ठीक है, और एक ऐसा प्रेशर है जो अर्थ पे होता है। ठीक है, तो हमने अपने माइंड वाले प्रेशर नहीं देखने, हमने अर्थ वाले प्रेशर देखने। ठीक हो गया। तो अर्थ जो है ना उस पे एयर की ना हर टाइम एक फोर्स रहती है। ठीक है, अगर हम अर्थ को ऑब्जर्व करें तो हमारे अर्थ पे जो एयर है किसी न किसी शक्ल में उस एयर की जो फोर्स है वो अर्थ पे मौजूद रहती है। ठीक है, जिसको हम प्रेशर कहते हैं। अब इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें कि जिस तरीके से एक ट्यूब होती है ना, ट्यूब साइकिल की या बाईसाइकिल की एक ट्यूब होती है। ट्यूब के अंदर जो एयर होती है, अब वो एयर एक प्रेशर रखती है। अगर आप खाली ट्यूब देखें तो खाली ट्यूब का ना तो वेट होगा और ना ही खाली ट्यूब का कोई प्रेशर होगा। ठीक हो गया। लेकिन अगर आप उस ट्यूब के अंदर एयर फिल करते हैं, ठीक है, तो वो ट्यूब पहले से भारी भी हो जाएगी और उस ट्यूब के अंदर आपको प्रेशर भी नजर आएगा। ठीक हो गया। अब हमें वो प्रेशर महसूस क्यों नहीं होता? एयर का प्रेशर हर वक्त वो ज़मीन पर मौजूद रहता है। एयर का प्रेशर जो है वो हर वक्त ज़मीन पर मौजूद रहता है, लेकिन हमें क्यों फील नहीं होता? हमें इस वजह से फील नहीं होता कि हमारी बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम पैदा किया हुआ है कि जो हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं बॉडी में, ठीक है, जो हवा इनटेक करते हैं वो इनटेक होने के बाद हमारी बॉडी ऐसे कुव्वत मुदाफ़त में ऐसे पार्टिकल्स खारिज करती है कि जो एयर प्रेशर को कंट्रोल करते हैं और उसको नल कर देते हैं। ठीक है, यानी कि उसको क्रॉस कर देते हैं। उधर से एयर प्रेशर आता है और यहाँ से बॉडी का प्रेशर जब बॉडी से एक्सक्रीट होता है, खारिज होता है, तो वो एयर के प्रेशर को नल कर देते हैं। ठीक हो गया, इसलिए हमें वो फील नहीं होता। लेकिन सम टाइम आपने ये महसूस किया होगा कि जब आप किसी ऊंचे मकाम पे जाते हैं जहाँ पे एयर प्रेशर लो होता है, फॉर एग्जांपल जब आप माउंटेन्स के ऊपर गाड़ी में जा रहे होते हैं किसी भी, ये जब सफ़र करते हैं ना तो रास्ता जो है वो माउंटेन्स के ऊपर से जाता है, तो आप ये फील करते हैं कि जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे होते हैं हमारा जो ईयर है उस उसमें एक जो है ना आवाज़ सी शुरू हो जाती है और वो ईयर जो है ना थोड़ा सा भारीपन उसमें फील होने लगता है, बंद, जिस तरह कहते हैं ना बंद होने लग गया ईयर। ऐसा हुआ है कभी किसी के साथ? जी, कान बंद होता है ऊपर जाए तो। बताएं जी अपना जी सर। एक्सपीरियंस। जी सर। जी सर। हाँ। तो जैसे इको हाँ। थोड़ी सी शोर। हाँ, शोर भी होता है और हाँ, हाँ, और कान भी बोट होना शुरू हो जाता है। ठीक है ना। अब वो क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी जो है ना
वो तो अपनी स्पीड से ही रेजिस्टेंस पैदा कर रही है, लेकिन ऊपर जो है वो प्रेशर लो है। हमारी बॉडी की रेजिस्टेंस ज्यादा है, ऊपर प्रेशर कम है। ठीक हो गया। तो प्रेशर कम होने की वजह से, क्योंकि हमारी बॉडी तो उसी हिसाब से रेजिस्टेंस पैदा कर रही है जिस हिसाब से नीचे कर रही थी, ठीक है, लेकिन ऊपर प्रेशर कम है, तो वो चूंकि दोनों के टकराव में फर्क आ जाता है, इसलिए वो प्रेशर जो है वो हमें फिर फील होना शुरू होता है हमारे ईयर्स में। ठीक हो गया। और ऐसा लगता है कि जैसे ऊपर बड़ा ऐसा कोई प्रेशर टाइप की चीज़ है। ठीक है। तो ये मैंने आपको उसकी एग्जांपल भी दे दी कि हर वक्त हवा का प्रेशर जो है वो ज़मीन पर मौजूद रहता है। तो एक थोड़ा सा मैंने आपको एलेबोरेट कर दिया प्रेशर का कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा मैं लिख भी देता हूँ कि अर्थ इज, आप भी लिख लें, अर्थ इज wrapped in a blanket ऑफ एयर। अर्थ जो है ना वो एयर की ब्लैंकेट में ढकी हुई है। ठीक है। और वो जो एयर की ब्लैंकेट में अर्थ हमारी ढकी हुई है, उस एयर की ब्लैंकेट को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है। इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। एटमॉस एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिख लें बल्कि, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको हम जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। और दूसरी बात ये लिख लें, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या एयर का वेट होता है या एयर का प्रेशर होता है, तो दोनों होते हैं। ठीक है। एयर हैज, मैंने थोड़ी देर पहले आपको ट्यूब की एग्जांपल दी, एयर हैज वेट एज वेल एज प्रेशर। एयर का वेट भी है और एयर का जो है वो प्रेशर भी है। ठीक हो गया। अच्छा। अब ये है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ना ये वेरी करता है। ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करता है, वेरी करता है अकॉर्डिंग टू हॉरिजेंटल जोन्स एंड अकॉर्डिंग टू वर्टिकल जोन्स। ठीक है। अब आप जमीन से बुलंदी की तरफ जाएं तो फिर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो वेरी करेगा। और अगर जमीन को हॉरिजेंटली, जिस तरफ आप, हॉरिजेंटली मतलब होता है जमीन को जब आप लैटिट्यूडिक या लॉन्गिट्यूडिक वे में देखते हैं तो वो हॉरिजेंटल प्रेशर कहलाता है। तो अगर आप हॉरिजेंटली देखें तो फिर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो वेरी करता है डिफरेंट सिचुएशन और डिफरेंट जोन्स के एतबार से। ठीक है। कुछ अर्सा पहले मैंने आपको जोन्स पढ़ाए थे, अर्थ के मुख्तलिफ जोन्स, किस किस को याद है? 5 जोन्स मैंने पढ़ाए थे आपको। ट्रॉपिकल जोन पढ़ाया था, सब ट्रॉपिकल जोन पढ़ाया था, टेम्परेट जोन पढ़ाया था, और फ्रिजिड जोन पढ़ाया था। जी स्टूडेंट, याद है जोन्स? जी जोन्स याद है? यस सर। 1% को याद है या सबको याद है? किसी को याद नहीं याद? फिर ना। क्यों नहीं याद करते आप लोग? मैंने आपको डिफरेंट जोन्स पढ़ाए थे। जब डेजर्ट्स पढ़ाए थे तो जोन्स पढ़ाए थे या नहीं पढ़ाए थे? जरा मैं रिपीट कर देता हूँ। आपको मैंने डिफरेंट अर्थ के जोन्स पढ़ाए थे। तो ये जोन्स याद होना बड़े ज़रूरी हैं, अगर नहीं याद तो फिर तो आपको समझ नहीं आएगी कोई चीज़। हाँ जी, इक्वेटर कितने डिग्री पे होता है? अब आप लोग साथ साथ बोल रहे हैं ताकि मुझे पता लगे कि आपको कोई चीज़ आती भी है या सिर्फ सुन के तो भूल जाते हैं। जीरो। इक्वेटर 0 डिग्री पे होता है। ठीक है। ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है आपकी। ठीक है। ये इक्वेटर है जो दुनिया को दो हिस्सों में तकसीम कर रहा है। ठीक हो गया। इसे कहते हैं खत्ते इस्तिवा, इक्वेटर, जो कि 0 डिग्री पे होता है। इससे ऊपर कौन सा लैटिट्यूड होता है बताएं जी? टॉपिक ऑफ 10 23.5 डिग्री पर। हाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये इससे ऊपर जो हमारे पास लैटिट्यूड आता है, ठीक है, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री पे। और 23.5 डिग्री पे नीचे वाला लैटिट्यूड कौन सा है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न। ठीक है। ये जो एरिया है ना सारा, ठीक है, अब एरिया को मैं यहाँ से इस कलर में खींचता हूँ। ये जितना भी एरिया है ना ये वाला,
ये एरिया जो है ये क्या कहलाता है, ये एरिया ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोन कहलाता है। ठीक है, ये सारा एरिया क्या कहलाता है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोन। इनके इक्वेटर के इर्द गिर्द का जो एरिया है वो ट्रॉपिकल जोन कहलाएगा, ये वाला अंदर वाला। ये जो इक्वेटर के इर्द गिर्द का एरिया है ये क्या कहलाएगा, ट्रॉपिकल जोन। और ये जो ऊपर दोनों लैटिट्यूड मैंने आपको बताया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इनके इर्द गिर्द का एरिया जो है वो सब ट्रॉपिकल जोन कहलाएगा। ठीक हो गया। तो ये जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोन है, यहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ पे मैंने बताया था गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, यहाँ पे गर्माइश बहुत ज़्यादा होती है। बात समझ आ रही है। और फिर इससे ऊपर कौन सा मैंने आपको जोन बताया था, यहाँ पे आपको आर्कटिक जोन बताया था ये वाला, ये 66.5 डिग्री पे। और इससे नीचे अंटार्कटिक जोन बताया था, अंटार्कटिक सर्कल बताया था, ये भी 66.5 डिग्री पे। इनके गिर्द जो एरिया बनता है ना, वो कौन सा जोन बन रहा है, जो इन दोनों के गिर्द एरिया है वो कौन सा जोन मैंने बताया था, टेम्परेट जोन। यहाँ पे ठंड ज्यादा होती है। ठीक है, यानी कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोन में गर्मी ज्यादा होती है। जितने भी कंट्रीज, जितनी भी डेजर्ट्स, जितनी भी चीजें ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोन में आ रही हैं, वहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, और जितनी भी चीजें टेम्परेट जोन में आ रही हैं, ऊपर आर्कटिक सर्कल में या नीचे अंटार्कटिक सर्कल में जो कि 66.5 डिग्री पर है, तो वहाँ पे ठंड ज्यादा होगी। ठीक हो गया। और लास्ट जोन मैंने आपको बताया था फ्रिजिड जोन, जो कि पोल पे है। ठीक है, ये आपका नॉर्थ पोल है और ये नीचे आपका साउथ पोल है। इसको कहते हैं फ्रिजिड जोन, जमे हुए। यहाँ तो बहुत सख्त बर्फ होती है। ठीक है, ये फ्रिजिड जोन है और यहाँ पे बर्फ होती है। जी स्टूडेंट्स, आप जोन याद आया आपको कि मैंने करवाए थे? ठीक हो गया, आप क्लियर है। तो ये अर्थ टेम्परेचर भी वेरी करता है जोन वाइज। ठीक है, अर्थ टेम्परेचर जोन वाइज भी वेरी करता है। ये तो है ना, इसे कहते हैं हॉरिजेंटल वेरिएशन। ये जो जोन वाइज वेरी कर रहा है ना, इसे क्या कहेंगे, हॉरिजेंटल वेरिएशन। और अर्थ टेम्परेचर जो जमीन से लेके ऊपर ट्रोपोस्फेयर तक जो है ना, अर्थ की जो लेयर है ट्रोपोस्फेयर, वहां तक हवा का प्रेशर होता है। तो ट्रोपोस्फेयर तक जो हवा बनती है या ट्रोपोस्फेयर तक जो जोन बनते हैं, उसे हम कहते हैं वर्टिकल वेरिएशन। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो दो किस्म की वेरिएशन है, हॉरिजेंटल वेरिएशन एंड वर्टिकल वेरिएशन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमॉस्फेरिक pressure on the surface of the earth is not uniform। अगर यही क्वेश्चन आ जाए कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, क्या वो अर्थ की सरफेस पे क्या है, डैश है, ठीक है, यूनिफॉर्म है, नॉट यूनिफॉर्म है, ठीक है, ये एक दो और ऑप्शन। तो ये यूनिफॉर्म नहीं है, वेरी कर रहा है। ठीक है, इट वेरीज। तो कैसे वेरी करता है, इट वेरीज बोथ वर्टिकली। अब वर्टिकली क्या होता है, वर्टिकली वो फासला जो जमीन से लेके ऊपर जब आप खला तक जाएं, तो आपकी जो ट्रोपोस्फेयर लेयर आती है, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर लेयर तक जो फासला होता है जहाँ पे हवा होती है, ठीक है, वो जमीन से लेके उस फासले तक जो फासला है, उसको हम कहेंगे वर्टिकली। ठीक है, और ये जो मैंने पीछे आपको डिफरेंट जोन्स करवाए जो जमीन पे हॉरिजेंटली लगे हुए हैं, तो इस इन जोन्स को या यहाँ पे जो वेरिएशन पाई जाएगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, वो कहलाएगी हॉरिजेंटली। ठीक हो गया। तो वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली, तो ये दो किस्म की वेरिएशंस हैं, बोथ वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली। ठीक हो गया, दो किस्म की वेरिएशन जो है वो उससे वेरी करता है। फिर इनमें जो है दोनों किस्म की जो वेरिएशंस हैं, इनमें कंप्रेशन भी पाई जाती है। ठीक है, कंप्रेस कंप्रेस मतलब जब ठंड ज़्यादा हो जाती है ना, तो जब ठंड ज़्यादा हो जाती है तो हवा का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, ठंड ज़्यादा होने की वजह से हवा का प्रेशर ज़्यादा होता है, इसलिए जो टेम्परेट जोन है या फ्रिजिड जोन है, वहाँ पे हवा का प्रेशर ज़्यादा होगा और वहाँ पे फील भी होता है, ठंडी हवा फील होती है, प्रेशर हवा का फील होता है। लेकिन जो दूसरे जोन्स हैं आपका ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल जोन, ठीक है,
वहाँ पर जो है वो हॉटनेस ज़्यादा होती है, ठीक है, वहाँ पे हवा का प्रेशर जो है वो कम होता है, ठीक हो गया। तो इसलिए ये डिफरेंट सिचुएशन या डिफरेंट जोन के एतबार से वर्टिकली और हॉरिजेंटली ये हवा के प्रेशर जो है वो वेरी करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा अब ये है कि इनको जो है कैसे हम देख सकते हैं कि कहाँ पे हवा, इसका वैसे जो बनता है ना फार्मूला, फार्मूला क्या बनेगा कि एक टेम्परेचर होता है और एक प्रेशर होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि टेम्परेचर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है प्रेशर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शन नहीं होता। तो इसको मैं लिखूंगा, टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू प्रेशर, ये कि टेम्परेचर बढ़े तो प्रेशर कम होता है, और अगर टेम्परेचर कम हो तो प्रेशर बढ़ता है। मैंने अभी आपको एग्जांपल दी जहाँ पे टेम्परेचर कम होता है यानी कि ठंड होती है, वहाँ पे हवा का प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, वहाँ पे हवा का प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक हो गया। तो इसी कॉन्सेप्ट से हमने फिर इक्वेशन ड्राइव कर ली कि जहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता है वहाँ पे प्रेशर कम होता है, और जहाँ पे प्रेशर कम होता है वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, या जहाँ पे टेम्परेचर कम होता है वहाँ पे प्रेशर बढ़ता है, ठीक है, इनके उलट चलते हैं दोनों एक दूसरे के, ठीक है, तो उसको कहते हैं इनवर्स रिलेशनशिप पाया जाता है। जी स्टूडेंट, यहाँ तक समझ आ रही है सबको? जी क्लियर हो रहा है? यस सर। अच्छा। अच्छा, ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये होता क्यों है, अब है इसकी रीज़न। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो आखिरकार होता क्यों है, ठीक है। तो इसकी रीज़न ये है कि ज़मीन के अंदर जो है ना वो आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स पाई जाती है। ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना वो एयर को अपनी तरफ खींचती है, ठीक है, ज़मीन की ग्रेविटेशन फोर्स क्या करती है, एयर को अपनी तरफ पुल करती है, ठीक है, उसकी वजह से ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पाया जाता है। तो इसकी रीज़न भी लिख लें, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज हेल्ड ऑन द अर्थ बाय बाय डैश, ठीक है, बाय डैश, किस वजह से होता है जी, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट बात ये है कि ये जो ग्रेविटेशनल पुल है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं ग्रेविटेशनल पुल को, इसको हम प्रेशर कहते हैं। जो ग्रेविटेशनल पुल है जमीन का हवा को अपनी तरफ खींचना, ये क्या कहलाता है, ये प्रेशर कहलाता है। लेकिन इसको मैयर कैसे किया जाता है, ठीक है, इसको मैयर जो है ना वो कॉलम्स की शक्ल में किया जाता है। कॉलम क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप कोई भी यहाँ पे यूनिट एरिया ले लेते हैं, ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जांपल आपने ये देखना, ये एक यूनिट एरिया लिया और इसका ऊपर हवा तक कॉलम बना लिया, ठीक, हवा की कौन सी लेयर तक, ट्रोपोस्फेयर, हवा का कौन सी लेयर तक होती है जी, ट्रोपोस्फेयर लिख लें। एयर जो है वो खला में किस लेयर तक होती है, ट्रोपोस्फेयर तक, ट्रोपोस्फेयर, आगे स्पेलिंग खुद ही लिख लें, ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फेयर। अब ये अर्थ है इस जगह पे, ये ऊपर वाली कौन सी लेयर है, ये ऊपर वाली लेयर जो है वो ट्रोपोस्फेयर है, ऊपर खला में जो लेयर है, ठीक है, ये ट्रोपोस्फेयर है। अब क्या है कि हवा यहाँ पर मौजूद है ट्रोपोस्फेयर में, हवा कहाँ पे मौजूद है, ट्रोपोस्फेयर में, लेकिन जमीन उसको अपनी तरफ खींच रही है। तो जमीन अपनी तरफ खींच रही है तो उसको हम पैमाइश कैसे करेंगे, पैमाइश ऐसे करेंगे कि हम कोई भी एक यूनिट एरिया ले लेंगे, ठीक है, कोई भी एक फिक्स यूनिट एरिया ले लेंगे, और उस यूनिट एरिया का एक क्या बन जाएगा, पूरा एक कॉलम बन जाएगा, जिसका मैंने ये बनाया है, ये एक कॉलम मैंने बना लिया एक यूनिट एरिया का, ठीक हो गया। अब इस कॉलम के अंदर जितनी भी हवा आ रही है ना, इस कॉलम के इनसाइड जितनी भी हवा आ रही है, ठीक हो गया, उसको हम जो है वो वेट की सूरत में मैयर कर लेंगे कि एक कॉलम में कितनी हवा
जो है वो किस प्रेशर से ज़मीन अपनी तरफ खींचती है। फिर इस तरीके से उसी मेजरमेंट के एतबार से दूसरा कॉलम ले लेंगे, उसी साइज के एतबार से उसी के हिसाब से तीसरा कॉलम ले लेंगे। तो फिर जितनी हमें जिस जगह की ज़रूरत होगी कि हमने इतने एरिया की एयर का प्रेशर मालूम करना है, तो हम उतने कॉलम्स जो हैं वो वहाँ पे ले लेंगे, और कॉलम्स के थ्रू हवा का प्रेशर जो है वो मालूम कर लेंगे। ठीक हो गया। तो ये कॉलम्स के थ्रू हवा का प्रेशर जो है वो मालूम किया जाता है। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि सारी हवा इकट्ठी तो नहीं ना मैयर की जा सकती, तो हम इसमें डिफरेंट कॉलम्स बना लेते हैं। ठीक है, उस कॉलम्स के थ्रू हवा के प्रेशर को मैयर कर लेते हैं। ये यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ऑन द सरफेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, a column of air exerts weight in terms of pressure। यानी कि हवा का एक कॉलम जो है वो अर्थ की सरफेस पे अपना पूरा वेट डालता है, अपना पूरा वेट डालता है किस टर्म्स में, प्रेशर के रूप में। ठीक हो गया, उसको हम प्रेशर कहते हैं, उस वेट को, क्या वहां पे एक कॉलम में इतना प्रेशर है। ठीक हो गया। फिर द वेट ऑफ द कॉलम ऑफ एयर एट अ गिवन प्लेस, यानी कि जिस जगह का हम प्रेशर मालूम करना चाह रहे हैं कि इस जगह पे हवा का कितना प्रेशर है, ठीक है, उस जगह की मैं बात कर रहा हूँ। द वेट ऑफ द कॉलम ऑफ एयर एट गिवन प्लेस एंड टाइम, किस टाइम पे प्रेशर है, भाई रात के टाइम मालूम कर रहे हैं या दिन के टाइम मालूम कर रहे हैं, क्योंकि रात को आपको पता है ठंड हो जाती है। ठीक है, इसलिए हवा का प्रेशर भी जो है वो ठंड में मैंने बताया ज्यादा हो जाता है, दिन के टाइम गर्मी होती है, हवा का प्रेशर कम होता है। ठीक है, तो टाइम का भी साथ में हिसाब रखा जाता है। प्लेस एंड टाइम इज कॉल्ड एयर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो किसी प्लेस का और टाइम के हिसाब से जब हम एक कॉलम के अंदर हम उस एयर की मिकदार को या उस एयर की फोर्स को मालूम करते हैं कि इस प्लेस पे इस टाइम पे एयर जो है वो इस जगह पे कितनी फोर्स के साथ जमीन उसको पुल कर रही है, वो एक कॉलम के अंदर वो जो फोर्स होती है वो कहलाती है एयर प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अगर मैं कहूँ ना जी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी दुनिया का मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर बता रहा हूँ, पूरी दुनिया का नहीं बताया जाता। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो एक खास प्लेस और खास टाइम के एतबार से बताया जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो पीछे मैंने बात की वेरी करता है अकॉर्डिंग टू जोन्स। नॉर्थ पोल पे और प्रेशर है, साउथ पोल पे और प्रेशर है, जो आपका इक्वेटर के करीब जो एरियाज है उन पे और प्रेशर है, तो वो तो जोन वाइज वेरी करता है। ठीक है, इसी तरीके से ये हॉरिजेंटली भी वेरी करता है, और अगर आप ऊपर ट्रोपोस्फेयर तक जाएं तो वहां पे भी डिफरेंट जोन्स हैं। आप बुलंदी पे जाते जाएंगे, मैंने आपको स्टार्ट में एग्जांपल दी, बुलंदी पे जाते जाएंगे तो एयर प्रेशर कम होता जाएगा, और अगर आप नीचे होंगे तो एयर प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, उसकी भी अभी मैं रीजन बताता हूँ कि क्यों ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है कि बुलंदी पे एयर प्रेशर कम क्यों होता है और नीचे ज्यादा क्यों होते हैं, वो भी अभी थोड़ी देर तक मैं आपको रीजन बताता हूँ। ठीक हो गया। तो बहरहाल ये मैंने बताया कि एयर प्रेशर जो है वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू प्लेस एंड टाइम। वो जो वेरी करता है ना अकॉर्डिंग टू प्लेस एंड टाइम, उसको हम एक जब कॉलम में मैयर करते हैं कि इस जगह का इस टाइम के मुताबिक एक कॉलम की हद तक प्रेशर कितना है, तो उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। अच्छा, अब इसके यूनिट्स क्या हैं, एमसीक्यूज, फिर इसके यूनिट्स क्या आते हैं कि इसको किन यूनिट्स में मैयर किया जाता है, तो सबसे पहले इसके यूनिट्स लिख लें। तो बल्कि इसी जो जो ऊपर मैंने 8 पॉइंट लिखे हैं ना, इसको मैं एक और फॉर्म में भी आपको सामने लिख देता हूँ। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू, ये 8वें पॉइंट को ही मैं शॉर्ट करके लिख रहा हूँ। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया मतलब एक कॉलम के अंदर, एक कॉलम के अंदर जितनी फोर्स लग रही है हवा की, उस फोर्स को हम कहेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या मुराद है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मुराद ये नहीं है कि पूरी दुनिया का प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मुराद है कि फोर्स पर यूनिट एरिया।
ठीक है, एक यूनिट एरिया में, एक कॉलम में जितनी फोर्स जो है वो ऊपर से नीचे हवा के आने की लगती है, उसको जो है वो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। अब इसके यूनिट्स लिख लें। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज measured by an instrument called, इसके इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं बारोमीटर। बारोमीटर, तो ये आपने याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये बारोमीटर दो किस्म के होते हैं। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बारोमीटर। देयर आर टू टाइप, ये अक्सर आप देखते हैं ना अपने आप जो टायर में हवा भरवाते हैं गाड़ी में, या बाइक में जब आप हवा का प्रेशर फिल करवाते हैं तो उनके पास भी बारोमीटर होता है। ठीक हो गया। तो हमारे पास दो टाइप्स हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बारोमीटर। बारोमीटर कौन सा होता है, आपने अक्सर देखा होगा जब आपके बाइक में हवा भर रहे होते हैं तो उनके पास एक घड़ी नुमा जो है ना, जिसमें एक सुई लगी होती है। ठीक है, एक घड़ी नुमा चीज होती है, और वो घड़ी से देख के तो आप जो ट्यूब का प्रेशर है वो मेंटेन करते हैं कि 30 रखना है या 40 रखना है। ठीक है, उसके मुताबिक जो है, जिस तरह ब्लड प्रेशर वाला जो आपने इंस्ट्रूमेंट देखा होगा कि ब्लड प्रेशर जब मेजर करते हैं तो वो भी बाजू पे वो लपेट करके उसके ऊपर एक घड़ी नुमा आला लगा देते हैं, उसके अंदर भी सुई लगी होती है, सेम इसी तरीके से वो भी होता है, उसे कहते हैं बारोमीटर। ठीक हो गया। तो ये बारोमीटर जो है दो किस्म के होते हैं। ये जो जदीद है ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्लॉक वाला होता है। ठीक है, क्लॉक की शेप वाला। ठीक है, लेकिन ओल्ड जो है वो मरकरी का होता था। ठीक है, ये जो क्लॉक की शेप वाला होता है इसको वैसे साइंटिफिकली एनरॉइड कहते हैं। ठीक है, क्लॉक शेप जो बारोमीटर होता है, क्लॉक शेप, इसको साइंटिफिकली क्या कहते हैं, एनीरॉइड। ठीक हो गया। और जो मरकरी वाला होता है, जिस तरह बीपी आप चेक कराते हैं ना, तो एक मरकरी वाला भी मशीन होती है ब्लड प्रेशर वाली, जो मरकरी ऊपर जा रहा होता है नीचे आ रहा होता है। ठीक है, वो भी प्रेशर मेजर करने के लिए यूज होता है, उसको हम मरकरी कहते हैं। ठीक हो गया। दूसरे दूसरे को हम क्या कहते हैं, मरकरी बारोमीटर। ठीक है, मरकरी, ये मरकरी होता है, ये एनोरॉइड होता है। एनोरॉइड मतलब क्लॉक शेप वाला। ठीक है, ये तो दो किस्म के होते हैं। फिर उसके बाद जो यूनिट है प्रेशर को मेजर करने का, ये तो है ना इंस्ट्रूमेंट। ये तो है इंस्ट्रूमेंट के कौन सा हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, बारोमीटर यूज करते हैं। इंस्ट्रूमेंट पैमाना। ठीक है, वो पैमाने बारो कितने किस्म के होते हैं, दो किस्म के, एक एनोरॉइड और एक मरकरी वाला। ठीक हो गया, लेकिन यूनिट क्या है, एयर प्रेशर को मेजर करने का यूनिट क्या है, द कॉमन यूनिट यूज फॉर मेजरिंग प्रेशर इज कॉल्ड मिलीबार। मिलीबार। ठीक है, मिली बार को हम कहते हैं एमबी। ठीक है, मिली बार। मिली बार इज द यूनिट टू मेजर द एयर प्रेशर। अपनी आवाज बंद कर देनी, किसी की आवाज होती है। मिली बार इज द यूनिट टू मेजर एयर प्रेशर। एयर प्रेशर के आपने इंस्ट्रूमेंट्स भी देख लिए, एयर प्रेशर होता क्या है, फिर इसकी स्टडी करने को क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और ये आपने ये भी देख लिया कि ये वेरी करता है अकॉर्डिंग टू जोन्स। ठीक हो गया, और कैसे वेरी करता है, हॉरिजेंटली भी वेरी करता है और वर्टिकली भी वेरी करता है। फिर एयर प्रेशर जो है वो किस वजह से प्रेशर बनता है, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। ठीक है, जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपने इसमें स्टडी कर ली। अब ये बात है कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है क्या हमेशा इनवर्स ही रहता है, तो ये हमेशा इनवर्स नहीं रहता। ठीक है, ये जो इसको जब आप हॉरिजेंटली स्टडी करते हैं ना, तो हॉरिजेंटली में ये इनवर्स होता है, लेकिन वर्टिकली जो है ये इनवर्स नहीं होता। वर्टिकली आप बुलंदी पे जाते जाए ना, बुलंदी पे, ठीक है, तो ये यहाँ पे ये इक्वेशन जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन भी हो जाती है। जब आप बुलंदी पे जाते जाते हैं तो आपकी एयर जो है बुलंदी पे जाने के हिसाब से कम होती जाती है, यानी कि एयर प्रेशर कम कम होता जाता है। और आप बुलंदी पे देखते हैं कि ठंड भी होती जाती है। ठीक है, बात समझ आ रही है। बुलंदी पे जब आप जाए ना, पहाड़ों पे जाएं, तो उधर ठंड भी हो जाती है और एयर प्रेशर भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था कि जहाँ पे ठंड होती है वहां पे एयर प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है या कम होता है। अगर जमीन की सतह पे बात करें आप,
तो जहाँ पे ठंड होती है वहाँ पे एयर प्रेशर क्या होता है? कम ज्यादा होता ज्यादा ज्यादा होता है। जहाँ पे ठंड होती है एयर प्रेशर ज्यादा होता है, और जहाँ पे गर्मी होती है वहाँ पे एयर प्रेशर कम होता है। ठीक है, लेकिन ये चीज तब उलट हो जाती है जब हम जमीन से ऊपर हाइट की तरफ जाते हैं। तो जितना हाइट पे जाते जाएं ठंड बढ़ती जाती है और प्रेशर भी कम होता जाता है, और जितना नीचे हो वहां पे गर्मी बढ़ती जाती है और प्रेशर भी ज्यादा होता जाता है। ठीक है, और इसको अगर वर्टिकली देखा जाए तो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप में आते हैं, और अगर हॉरिजेंटली देखा जाए सरफेस के एतबार से तो फिर ये इनवर्स रिलेशनशिप में आते हैं। ठीक हो गया, तो ये भी चीज़ आपने जहन में रखनी है। और अब ये इसकी रीज़न भी मैं यहीं पे बता देता हूँ साथ ही, कि क्यों ये ऐसा होता है कि अब ऊपर ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो क्यों एयर प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, और हमारे कानों में वो टू टू होने लगती है। ठीक है, तो इसकी रीज़न मैं अभी यहाँ पे बता देता हूँ कि वाई दिस हैपन। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे ना, ये सबसे, अब हाँ, फिर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा एयर प्रेशर जो है वो जमीन पर किस जगह पे होगा? ठीक है, जमीन पर सबसे ज्यादा एयर प्रेशर किस जगह पे होता है? तो सी लेवल पे होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा एयर प्रेशर जो है वो सबसे लो वाली जमीन पे होता है, तो सबसे लो जो है वो सी लेवल होता है। ठीक हो गया, सी लेवल से ऊपर फिर चलते चलते सतह मुर्तफा, और फिर ऊपर माउंटेन्स आ जाती हैं, और ऊपर फिर पीक्स आ जाती हैं, हाइट्स आ जाती हैं। ठीक है, तो सबसे नीचे वाली लेवल कौन सा होता है? सी लेवल। तो सी लेवल पे सबसे ज्यादा एयर प्रेशर होता है। ठीक हो गया, तो ये भी बात यहाँ पे ऊपर मैं 13 नंबर में लिख देता हूँ। द हाइएस्ट एयर प्रेशर ऑन द अर्थ इज एट सी लेवल, या द मोस्ट, या हाइएस्ट लिखते हैं, हाइएस्ट एयर प्रेशर ऑन द अर्थ इज एट सी लेवल। जितनी जमीन नीचे होगी, नीचे की तरफ जाएंगे, एयर प्रेशर आपका बढ़ता जाएगा। उसकी रीजन, रीजन मैं आपको बता देता हूँ। दो रीजन है उसकी। अब फॉर एग्जांपल ये जो मैंने बनाया, ये जमीन का सी लेवल है। अब ऐसा ऐसा जमीन ऊपर होती जा रही है, ऊपर होती जा रही है, ये यहाँ पे आप सामने पहाड़ आ गए। ठीक हो गया, यहाँ पे पहाड़ आ गए। ठीक है, और फिर जमीन फिर नीचे आ गई है। ठीक हो गया, बल्कि ये मैं नेक्स्ट पेज पे बनाता हूँ, ये ऊपर लिखाई हुई है तो आपको समझ नहीं आएगी, ये यहाँ पे बनाता हूँ। तो ये ज़मीन है जी, ये सी लेवल है, और आस्ते आस्ते ऊपर होती होती, ठीक है, तो ये पहाड़ आ गए यहाँ पे। ठीक है, और फिर ये नीचे आ गई ज़मीन। ठीक हो गया, अब देखें, अब ये जो सी लेवल है ना यहाँ पे, अब मैंने आपको बताया कि ऊपर हवा कौन से लेयर तक होती है, जो ऊपर हवा की लेयर है, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर तक हवा होती है। वहां से हवा को पुल किया जाता है। कौन पुल करती है? जमीन। किस फोर्स के जरिए? ग्रेविटेशन फोर्स के जरिए। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, यहाँ से हवा जो है वो नीचे आती है। ठीक हो गया, अब पहली रीजन तो ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जब इसको खींचेगी यहाँ से जमीन को, ठीक हो गया, तो ये सी लेवल है, ये एस, एस के साथ मैं लिख रहा हूँ सी लेवल, सी लेवल। अब यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना वो जमीन की ज्यादा है। ठीक है, इस जगह पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है नीचे। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे बुलंदी पे, ग्रेविटेशनल फोर्स कम होती जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे बुलंदी पे जाते जाएंगे आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कम होती जाएगी। तो चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सी लेवल पे ज्यादा होती है, वहां पे बहुत जोर से जमीन जो है वो चीजों को अपनी तरफ खींचती है। मैक्सिमम होती है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना वो सी लेवल पे। तो इस वजह से हवा का प्रेशर भी यहाँ पे मैक्सिमम होता है, वो बड़े प्रेशर के साथ जो है वो जमीन उसको खींचती है। लेकिन ऊपर चूंकि ग्रेविटेशन फोर्स कम होती है तो यहाँ पे हवा का प्रेशर जो है ये कम होता है। ये तो एक रीजन है, नंबर वन रीजन लिख लें ग्रेविटेशन फोर्स की। ठीक है, और नंबर टू जो मेन एक और भी रीजन है वो ये है कि मैंने आपको बताया कि ये जो प्रेशर है ये इन टर्म्स ऑफ कॉलम्स मेजर किया जाता है। अब ये एक कॉलम है, अब देखा जाएगा कि एक कॉलम के अंदर कितना हवा का प्रेशर है। अब ब्लू लाइन का जो मैंने बनाया ये एक कॉलम है। ठीक है, अब जो पर्सन जमीन पे खड़ा है, ठीक है, जो पर्सन यानी कि इस सी लेवल पे खड़ा है, इस जगह पे एक पर्सन है जो कि इस जगह पे खड़ा है सी लेवल पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस वन, ये मैंने एक बनाया, ये एक पर्सन है जो सी लेवल पे खड़ा है, और एक पर्सन है जो इस जगह पे खड़ा है माउंटेन के इस जगह पे।
ठीक है, एक पर्सन इस जगह पे खड़ा है। अब मुझे बताएं कि हवा जो है, वो ज्यादा हवा जो है वो इस पर्सन को फेस करना पड़ रही है, ठीक है, या ज्यादा हवा इस पर्सन को फेस करना पड़ रही है। अगर यहाँ पे भी एक कॉलम हम बना लें, तो ज्यादा हवा कौन से कॉलम में आ रही है? नंबर 1 कॉलम में आ रही है या नंबर 2 कॉलम में आ रही है? जो ज्यादा हवा है वो किस कॉलम में आ रही है? कॉलम 1 में आ रही है ना। देखिए यहाँ पे जो पर्सन है, उसको ये सारी हवा, कॉलम में सर हाँ, वो। जो कॉलम 1 में है, उसको ये सारी हवा बियर करनी पड़ रही है, ऊपर से लेके नीचे तक सारी हवा का प्रेशर उसको बियर करना पड़ रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी भी एयर है उसको बियर करना पड़ रही है। लेकिन जो कॉलम 2 में पर्सन खड़ा है, ठीक है, उसको सिर्फ यहाँ तक जो है ना, यहाँ तक हवा को बियर करना पड़ रहा है। ये जो नीचे वाली हवा है वो उसके लिए उसको बियर करना ही नहीं पड़ रहा। ठीक है, इसका प्रेशर उस पर है ही नहीं। ये जो ब्लैक कलर से मैं बना रहा हूँ ना, ये जो ब्लैक कलर मैंने लगाया है, इसका प्रेशर कॉलम 2 वाले पर्सन पर नहीं है। ऐसा पर्सन जो 2 बुलंदी पे खड़ा है, तो नीचे वाले का प्रेशर उस पर नहीं है, उस पर सिर्फ थोड़ा सा प्रेशर है, वो जो थोड़ी सी जगह मैंने बनाई है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हवा का प्रेशर कम होगा जो 2 पे खड़ा है। ठीक है, और जो पॉइंट 1 पे खड़ा है, ठीक है, ये पर्सन जो सी लेवल पे खड़ा है, इस पे हवा का प्रेशर जो है वो ज्यादा होगा। तो ये रीजन है कि जैसे जैसे आप बुलंदी की तरफ जाते जाते हैं, तो वैसे वैसे हवा, तो ये इसका कॉन्सेप्ट मतलब एमसीक्यूज कैसे आ सकता है, तो पूछ सकता है कि व्हेन यू ट्रेवल टूवर्ड्स अपवर्ड, द प्रेशर ऑफ एयर इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? डिक्रीजेज। देन यू मूव अपवर्ड। इसी तरीके से जब आप एरोप्लेन में ऊपर जाते हैं, तो वहां पे भी आप देखते हैं कि हवा का प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक हो गया जी? बात समझ आई इस कॉन्सेप्ट की? जी स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ? जी सर। चलो, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, व्हेन वी मूव अपवर्ड द एयर प्रेशर डिक्रीजेस। व्हेन वी मूव अपवर्ड द एयर प्रेशर इज the air pressure decreases and vice versa. When we move downward, the air pressure increases. ठीक हो गया? तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे आपके एयर प्रेशर से रिलेटेड, जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे। जी शुरू, यहाँ तक समझ आ गई सबको? चलें, अब ये है कि मुझे लगता है कि आप लोग पीछे से जो है ना वो रिवाइज को नहीं कर रहे, मुझे आज लगा है। तो इसका मंडे को ना सारा जितना हमने पढ़ लिया है ना जियोग्राफी का, इसका मंडे को टेस्ट होगा पूरे 5 लेक्चर्स का। दे लेंगे टेस्ट? ठीक है, तो जी सर। हमने ज्योग्राफी का अपना कंप्लीट कर लिया है। अब मंडे को एक तो टेस्ट होगा, और दूसरा नेक्स्ट इस्लामियात का जो आउटलाइन है ना, वो स्टार्ट होगी मंडे से, जो नेक्स्ट है इस्लामियात की। ठीक हो गया? तो यहाँ तक सारे लेक्चर भी मैंने आपको रिकॉर्डिंग में भेज दिए हैं। एक कल वाला लेक्चर नहीं भेजा क्योंकि वो रिकॉर्डिंग में मिस्टेक थोड़ी सी हो गई थी। तो कल वाला लेक्चर मैंने कहा था जिसने बना लिए नोट्स वो भेज दे, ताकि मैं ग्रुप में शेयर कर दूँ। तो अपने मंडे तक जो है ना वो अच्छे तरीके से तैयारी कर लें, मंडे को इंशाल्लाह टेस्ट होगा इसका। मंडे को आपका वो इम्तियाज शायद का अलहदा टेस्ट होगा, मेरे कंसेप्चुअल लेक्चर का अलहदा होगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? ओके सर। चलें, किसी ने को बात पूछनी है तो पूछ ले। ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।